नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग आरओ बीईओ और पीसीएस 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला लगा रहे हैं और ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो अच्छे से इसको लगाइए, सारे क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ, डिटेल एनालाइज करता हूँ प्रश्न का, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जाम में, चाहे आप आरओ देने जा रहे हैं, बीईओ देने जा रहे हैं, पीसीएस देने जा रहे हैं, या फिर जो राज की डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आई हुई है उसमें आप जो जीएस का सेक्शन देखेंगे तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर हमने लास्ट क्लास में 159 तक देख लिया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे और 159 से आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है 160 से प्रारंभ करेंगे। चलिए देखिए भाई, प्रश्न नंबर 160 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोगों को करना है। चलिए देखिए, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए, आप चाहे आरओ देने जा रहे हैं, पीसीएस देने जा रहे हैं या बीईओ देने जा रहे हैं, इनमें क्या होता है, जो लेटेस्ट मिनरल का डेटा होता है ये अक्सर करके पूछा ही जाता है, तो ये आपको याद रखना है और लेटेस्ट याद रखना है जब भी आप एग्जाम देने जाएं। जैसे 24 का देने जाएंगे आप, मान लीजिए अब 24 का पेपर जून में हो रहा है जाके पीसीएस का, तो फिर आपको उस समय तक जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको पता होना चाहिए, और ये तो हम खुद ही उपलब्ध करवाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो हम लोगों से जुड़े रहिए, अपडेट तैयारी करते रहिए और पेपर में अपना सवाल सही करिए। चलिए फिलहाल इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका जो आंसर है साथियों, देखिए इसका जो आंसर है साथियों वो है ओडिशा, याद रखना। इसका जो जवाब है वो है ओडिशा। ठीक, ओडिशा इसका सही जवाब है। ये जो अगर मैं आपको अगर मैं आपको डेटा बिल्कुल लेटेस्ट 2023 का भी दूं तो उसके अनुसार भी अगर आप देखोगे तो कोयला उत्पादक में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 स्टेट नंबर 1 पर है। ओडिशा पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ उत्पादन में दूसरे नंबर पे कोयला उत्पादन में, और झारखंड कोयला उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है। ये टॉप प्रोड्यूसर है, मुख्य उत्पादक राज्य हैं ये, टॉप प्रोड्यूसर जो कोयले का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर हजीरा बीजापुर। पहले तो मैं यहाँ थोड़ा करेक्शन कर दूं, ये बीजापुर नहीं है, ये है हजीरा विजयपुर। ठीक है, HBJ लाइन, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, HBJ लाइन इसे कहा जाता है। गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है, ये आपको बताना है। देखो पहले तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखो, इसका आंसर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि देखिए HBJ क्या है, गैस पाइपलाइन है, पहले ही लिखा है। तो इसको कौन बनाएगी, इसको वही कंपनी बनाएगी जो गैस के क्षेत्र में काम करती है। और भारत में गैस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी कौन सी है, देखिए लिखा ही हुआ है, ये है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है और ये भारत में गैस से जुड़ा हुआ कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब HBJ देखिए अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन कहाँ कहाँ से होकर के जाती है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इसको मैं आपको मैप के माध्यम से, या हम कहें एक इमेज के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। चलिए जल्दी से निकाल लेता हूँ मैं। HBJ पाइपलाइन, ठीक है, चलिए बढ़िया सी इमेज इसकी हम निकाल लेते हैं जो आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रहेगी। और देख लो आप इसको, देखो
ये देखिए, थोड़ा क्लियर नहीं है ये इमेज, थोड़ा धुंधली है, ठीक है। कोई साफ सी इमेज इसमें लगाता हूँ जिससे आपको, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में साथियों सवाल हमें मिलता है। मुझे याद है कि पिछली बार जब RO का एग्ज़ाम हुआ था या PCS हुआ था, तो उसमें भी यहाँ से प्रॉपर सवाल था, ठीक है, उसमें भी यहाँ से प्रॉपर करके सवाल था, तो फिर ये आपको पता होना ही चाहिए। चलिए मैं निकालता हूँ, थोड़ा सा इसमें हो सकता है 2-4 मिनट लगे। चलिए ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इसको देख लो भाई, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, चलिए इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं। देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है HVJ पाइपलाइन। उम्मीद करता हूँ मैप पर आपको ये दिखाई दे रही होगी, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ जिससे और बेहतर आपको दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे देखो ये आपको दिखाई देगा हजीरा, तो यहाँ से शुरू होती है। हजीरा कहाँ पड़ता है? हजीरा पड़ता है साथियों गुजरात में, ठीक है। और अगर हम देखें तो हजीरा से आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया विजयपुर, ठीक है। विजयपुर कहाँ है भैया? तो विजयपुर है MP में। और फिर आ जाएगा इसमें लास्ट में जगदीशपुर, जो कि है UP में। मैं आपको मैप पर यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा जगदीशपुर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है होकर के जाती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। HVJ पाइपलाइन, ठीक, हाँ। कहाँ तक जा रही है? औरैया, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर होते हुए दादरी तक ये जो है उत्तर प्रदेश में जा रही है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए वापस लौटते हैं सवाल पे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो भाई, अरावली की श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। अरावली माउंटेन रेंज किस राज्य में है? अरावली। साथियों अगर मैं भारत की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं की बात करूं तो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, और ऐसे में इसका जवाब निकल के आता है अरावली श्रृंखला। याद रखना, भारत में अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसकी आयु करीब करीब 24 करोड़ साल है। आज के समय में अरावली श्रृंखला एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि राजस्थान, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात और दिल्ली हरियाणा में विस्तृत है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब देखो, ये तो हमने बेसिक जानकारी ली, तो अरावली का विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पे, थोड़ा मैं नोट कर देता हूँ जिससे आपको बेहतर ढंग से याद रहे। ये आपको मिलेगी थोड़ी सी गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात छोड़ दो, राजस्थान ही लिखो, राजस्थान में मिलेगी आपको, ठीक है, राजस्थान में मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा में मिलेगी और दिल्ली में मिलेगी। अरावली का जो दिल्ली वाला हिस्सा है, अरावली का जो दिल्ली वाला हिस्सा है साथियों, इसे हम कहते हैं दिल्ली रिज। याद रखना इसका नाम है। कोई पूछे अरावली किस प्रकार का पर्वत है, तो याद रखना अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन, यानी ऐसा माउंटेन जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है और जो खत्म होने वाला है उसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस राज्य में है यार, तो अभी तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, मैंने सब बता दिया, राजस्थान में है। अच्छा, ये जो दिल्ली रिज है, इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये जो दिल्ली रिज आपको दिखाई दे रहा है, इसी दिल्ली रिज पर बना हुआ है प्रेसिडेंट हाउस, यानी राष्ट्रपति भवन। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो सीधे सीधे जो है आपको ये याद रखना है, किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऐसे वन जो अपने पत्ते गिरा देते हैं गर्मियों के मौसम में, पतझड़, ऐसे वनों को कहा जाता है पर्णपाती वन। साथियों क्या आप जानते हो कि पौधे अपने पेड़
क्या आप जानते हो साथियों कि पेड़ जो होते हैं अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं? तो देखो याद रखना, पेड़ अपने पत्ते इसलिए गिरा देते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है किसी इलाके में तो वहाँ पे वाष्पीकरण की घटना बहुत ज़्यादा होने लगती है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब जब वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होने लगेगा और पौधों पर पत्तियाँ रहेंगी, पेड़ पर पत्तियाँ रहेंगी, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि पत्ती में पानी है, वो जब उस पर रोशनी पड़ेगी तो ज़्यादा पानी जो है भाप बनेगा। इसीलिए अपनी नमी को बचाने के लिए गर्मियों के मौसम में पेड़ पौधे क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे वाष्पीकरण कम हो और नमी की मात्रा जो उनमें है वो बनी रहे। इसीलिए पेड़ पौधे पत्तियों को गिराते हैं। और ऐसे सभी पेड़ पौधों को जो पत्तियां गिराते हैं उन्हें कहते हैं पर्णपाती। अब सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर मिलेंगे साथियों? एशिया में मिलेंगे। याद रखना, सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन आपको यही मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सारगासो समुद्र की विशेषता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं, ठीक है। इससे जुड़े काफ़ी सारे प्रश्न जो है लोक सेवा आयोग कई बार पूछ चुका है। देखिए सारगेसो सागर की अगर मैं बात करूं तो सारगेसो सागर की स्थिति कहाँ है? तो सारगेसो सागर आपको मिलने वाला है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ध्यान रखना, ये एक ऐसा सागर है जो एक महासागर के भीतर है। ज़्यादातर जो आपको सागर मिलेंगे वो स्वतंत्र मिलेंगे, कैस्पियन सागर, हिंद महासागर आपने सुना होगा, या काला सागर, ये स्वतंत्र है। बट सारगेसो सागर एक ऐसा सागर है जो खुद एक महासागर के भीतर है। यही बात इसको सबसे अलग बनाती है और ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये कहाँ पर है। तो याद रखना, सारगेसो सागर कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक। तो ये तो हुई इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पर मिलेगा आपको। ये मिलेगा साथियों, अभी मैं आपको मैप पर भी दिखाऊंगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये मिलेगा, ये इसकी लोकेशन है। फेमस क्यों है? तो फेमस दो चीज़ों के लिए है। देखो, एक तो इसलिए फेमस है क्योंकि इसके चारों ओर महासागरीय धाराएं बहती हैं। ये भी पेपर में पूछा गया फैक्ट है, ध्यान रखना। इसके चारों ओर महासागरीय धाराएं बहती हैं, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसके चारों ओर, मतलब ऐसा कौन सा सागर है जिसके चारों ओर महासागरीय धाराएं बहती हैं? तो आप आंसर करोगे सारगेसो सागर। दूसरा कहाँ पर मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और तीसरा, इसका नाम सारगेसो क्यों है? तो भैया ध्यान रखना, इसका नाम सारगेसो इसलिए है साथियों क्योंकि यहाँ पर सारगेसम नामक समुद्री घास पाई जाती है। और वो घास इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर यहाँ से कोई जहाज़ गुजरे तो उस जहाज़ का जो इंजन होता है, जो पंखा होता है, जो प्रोपेलर है, उसमें फंस जाती है और उसको ख़राब कर देती है। इसी वजह से पुर्तगाली लोगों ने इस घास के नाम पर इस समुद्र का ही नाम क्या रख दिया? सारगेसो सागर। तो ये इसका नाम है, याद रखना। एक बार मैप पर इसकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक बार मैप पर इसकी लोकेशन आ जाए तो आपको दिखाता हूँ। चलो मैप पर एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत साथियों। अब हम चलते हैं सारगेसो सागर की तरफ। तो पश्चिम में चलेंगे, ये आ गया अरब प्रायद्वीप, ये आ गया अफ्रीकी प्रायद्वीप, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला इलाका, ये जो आप देख रहे हैं ये है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में ये जो आपको इलाका दिख रहा है ये वाला, ये इसी को हम कहते हैं सारगेसो सागर। ये अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों बीच मौजूद है और इसके चारों ओर से समुद्री जलधाराएं बहती हैं, याद रखना। इसीलिए इसका नाम है सारगेसो सागर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सारगेसो काय के लिए फेमस है? भैया एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति के लिए जिसका नाम ही सारगेसम है। इस विशिष्ट वनस्पति का नाम जो सारगेसम है उसी के नाम पर तो ये सारगेसो सागर पड़ा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इनमें से कौन सा नगर सुपीरियर झील के किनारे पर स्थित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट या डुलुथ। यह हमें बताना है। शिकागो, बफलो, डेट्रॉइट और डुलुथ। चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। देखो साथियों,
देखो इसका जो आंसर है, चलिए इसका जो आंसर है साथियों वो तो ये है डुलुथ। सीधे सीधे याद रखना कि कौन सा शहर जो है सुपीरियर झील के किनारे पर है, तो आप बताओगे डुलुथ। लेकिन बाकी जो रह गए हमारे, जैसे शिकागो है, बफलो है, डेट्रॉइट है, ये भी किसी ना किसी झील के किनारे हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो शिकागो जो है साथियों ये मिशिगन के किनारे पर है, लेक मिशिगन, मिशिगन झील के किनारे पर मौजूद है शिकागो। बफलो इरी झील के किनारे पर है और डेट्रॉइट भी इरी झील के किनारे पर है। ठीक है, याद रखेंगे इसको हम लोग। सही है। हाँ, दूसरा एक चीज़ और इसमें समझ लो, वो ये कि जो डेट्रॉइट है ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। ये पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये जो डेट्रॉइट है ये कार उद्योग या ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। शिकागो एक चीज़ के लिए और फेमस है क्योंकि शिकागो में ही 1893 में हुआ विश्व धर्म सम्मेलन, और इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए भारत से? स्वामी विवेकानंद। तो इस चीज़ के लिए भी ये फेमस है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये कुछ जानकारी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भैया 166 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्विनी मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो देखो ये जो सवाल है ये उस समय के करंट के हिसाब से है, या इतना भी करंट का नहीं है, 2005 में तो ये आई है। तो पुरानी जो योजनाएं होती हैं वहाँ से भी सवाल आता है। इसमें देखिए एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो भाई कौन सा सही नहीं है। तो देखो 2005 में आया है, बिल्कुल सही है। यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम था, ये भी सही है। और यह समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था, ये भी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन है बी, ये इसका लक्ष्य नहीं, ये 10 साल के लिए कार्यक्रम नहीं था, तो यही गलत है और गलत ही पूछ रहा है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 167 देखो भाई, 167 है छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं है, ये पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ साझा नहीं होती है, ये आपको बताना है। चलिए अब हम जरा ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा किस किस के साथ साझा होती है, तो फिर आप बता ही लोगे किसके साथ नहीं होती है। चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ किस किस के साथ सीमा बनाता है। तो देखो छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है भैया यूपी के साथ, एमपी के साथ, ठीक है, ओडिशा के साथ, झारखंड के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है ना, और महाराष्ट्र के साथ। अब इस सवाल में ये पूछ रहा है कि इनमें से किसके साथ नहीं बनाता, तो जिनके साथ बनाता है वो आपके सामने है। अब आपको ये बताना है किसके साथ नहीं बनाता, तो कौन सा इसमें ऐसा है जो आपको बाकी में मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा होगा जो नहीं मिल रहा है, और वो है बिहार। याद रखना बिहार इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके साथ छत्तीसगढ़ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है ना। इवन यूपी भी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। यूपी का जो दक्षिणी जिला है सोनभद्र, उसके साथ सीमा बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 168, देखेंगे कथन और कारण प्रकार का है। कथन है भारत का पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां
डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। फिर दे रहा है कारण कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए ये हमें बताना है। इससे पहले थोड़ा सा आप इसकी जियोग्राफी को समझो। देखो, पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं वो मूल रूप से ढाल का अनुसरण करते हुए भारत के पठारी हिस्से पर बहती है। पठार क्या होता है? पठार होता है एक ऐसा पथरीला इलाका जो मैदानों से ऊंचा है लेकिन पहाड़ों से नीचा है। तो ये एक बहुत ही पथरीला इलाका होता है। अब इसी पथरीले इलाके से होकर के नदियां बह रही हैं। जहाँ तक संभव होता है इन्होंने उस पठार को काटने का प्रयास किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें पता चलेगा कि इनके द्वारा डेल्टा बनाने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदानी इलाके, दूसरा एकदम खुला इलाका जिसमें डेल्टा बनाया जा सके। जैसे अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा डेल्टा बनाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जिसे हम सुंदरबन कहते हैं। तो डेल्टा बनाने के लिए आपको एक मैदानी इलाका चाहिए जिस पर नदी आराम से अपना रूप विस्तार कर सके, जगह चाहिए। अब पश्चिमी घाट के साथ या दक्षिण भारत की नदियों के साथ समस्या ये है कि वहाँ पर जो है पठारी इलाके हैं, और उन पठारी इलाकों के कारण नदी को ये स्पेस नहीं मिलता है कि वह अपना रूप विस्तार कर सके, इसीलिए ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। फिर क्या बनाती हैं? तो ये नदियाँ बनाती हैं ऐश्वरी, जिसे हम कहते हैं ज्वार नद मुख। बात समझ में आई? तो अब ये हुआ इसकी पूरी व्याख्या। अब देख लो इनका इसमें से कौन सा सही होगा। देखो भाई, पहला कथन कह रहा है कि डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं करती? मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब ये भी रीज़न बता रहा है। रीज़न कह रहा है कि ये जो है अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। बेसिकली कठोर चट्टानें क्या हैं? पठार ही तो हैं। तो ये भारत के पठारी हिस्से से प्रवाहित होती हैं, इस कारण से इनके पास इतनी जगह नहीं होती कि ये अपना रूप विस्तार कर पाएँ, इसी कारण से डेल्टा नहीं बना पा रही है। यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है ये कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए अगर किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरा काम यही है ऑनलाइन आपके समस्याओं को दूर करना। क्योंकि SCS का जो बेसिक उद्देश्य है वो यही है कि विद्यार्थियों तक 100% सही जानकारी पहुंचाई जाए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो टीम है वो केवल इसीलिए काम करती है कि विद्यार्थियों तक बेहतर जानकारी पहुंच सके। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप हमसे पूछा करिए, मैं उसका कमेंट में तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कावेरी नदी का उद्गम बताओ किधर से होता है, ये पूछ रहा है। सवाल है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे बेहतर ढंग से दिखाई दे। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी, या फिर गवालीगढ़ की पहाड़ी, या अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए ये आपको बताना है। देखो इस सवाल को अगर हम देखें तो चलिए देखिए, इसका जो आंसर है वो है पहला, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ती हैं? तो साथियों ये पड़ती हैं कर्नाटक के कुर्ग जिले में। कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक के कुर्ग जिले में। और ये स्वयं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हिस्सा है पश्चिमी घाट का, ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यहीं से उद्गम होता है कावेरी नदी का। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो देखो ये लिखा है ना सह्याद्री की पहाड़ी, तो सह्याद्री की पहाड़ी कुछ और नहीं है भैया, पश्चिमी घाट का ही एक दूसरा नाम सह्याद्री है, आप लोग याद रखें। ठीक है, जैसे हिमालय को कहा जाता है हिमाद्री, वैसे पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री, तो ये इसी का एक दूसरा नाम है।
बाकी जो है देखिए अमरकंटक, तो अमरकंटक जो है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में मिलेगा। आप लोग कमेंट करके मुझे जो इसमें एक बचा है इसके बारे में बताइए कि ये जो गवालीगढ़ की पहाड़ी है ये कहाँ पर है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए और मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग इसका जवाब सही देते हैं। जिसमें सी बचा है इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देना, ठीक है, ये वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेसिक प्रश्न है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? पूछ रहा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। गोरखपुर किसके किनारे है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी राप्ती, ऑप्शन डी सरयू। बहुत ही बेसिक सवाल, गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर और इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके बारे में। देखो भाई, गोरखपुर किसके किनारे है? ध्यान रखना, राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती। अब याद रहे ये राप्ती है, इसी से मिलती जुलती एक नदी और है जिसका नाम है ताप्ती। तो ये राप्ती है और वो ताप्ती है। तो गोरखपुर किसके किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर से ही जुड़े हुए हैं हमारे बाबा जी, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये है कि इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है नाथ संप्रदाय से, ठीक है। और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भाई नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ज़्यादा होशियार लोग कई बार जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक बताए जाते हैं गोरखनाथ, उनको ऐसे लगता है। बट याद रखना, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे नाम उनका, मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र, थोड़ा गलत लग गया, मत्स्येंद्र नाथ, ये है संस्थापक नाथ संप्रदाय के, याद रखना, ठीक है। तो कई बार, क्योंकि मैंने कई पेपर में देखा है कि नाथ संप्रदाय, क्योंकि बाबा जी अभी योगी जी जो है बैठे हैं यूपी में सरकार में, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का संबंध किस संप्रदाय से, यही पूछ लेता है। तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता है, नाथ संप्रदाय है। बट अगर कभी ये पूछ लिया कि नाथ संप्रदाय को संस्थापक कौन है या इसको चलाने वाले व्यक्ति कौन है, तो भैया याद रखना, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ या इनको मछेंद्र नाथ भी कहा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि भैया ये जो नाथ संप्रदाय है इसको चलाया है गुरु गोरखनाथ ने, क्योंकि वो फेमस है, उन्हीं के नाम पे गोरखपुर है, तो लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ है, ना कि गुरु गोरखनाथ। सही है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उत्तराखंड में। चलिए, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पड़ेगा साथियों? ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, सीधा सीधा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार मैप पर देखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, चलिए चलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर पे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये जो आपको बड़ा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही है गोविंद वल्लभ पंत सागर। देख सकते हैं आप लोग, ये बड़ा सा इलाका जो आपको दिख रहा है ना, ये, ठीक है। हाँ, ये जो आपको बड़ा सा इलाका दिख रहा है यही है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये ठीक, ओके। अब आप लोग एक मुझे सवाल कमेंट करके बताना भैया कि ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये किस जिले में मौजूद है उत्तर प्रदेश के, ठीक है।
ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख खान, मैग्नीज के लिए कोरापुट खान, तांबा के लिए खेत्री और कोयला के लिए सिंगरैनी, ये जगह है। अब इनमें पूछ रहा है ये कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। चलो देखो भाई, ये जो आप देख रहे हैं लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख बिल्कुल सही। कहाँ पर है? कर्नाटक में है भैया। कर्नाटक की कुद्रेमुख खान लौह अयस्क के लिए फेमस है। तांबा के लिए खेत्री, एक्चुअल में खेत्री नहीं है, ये है खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये भी सही है, वो टाइपिंग एरर है बस, बाकी फैक्ट को समझो आप। टाइपिंग एरर है, लिखा तो यही होगा बट वो ये लिख गया होगा। और फिर है कोयला सिंगरैनी में है, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। बट ये जो मैग्नीज लिखा हुआ है ये कोरापुट में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये कोरापुट में नहीं है। मैग्नीज के लिए अगर हम बात करें भारत में, तो मैग्नीज का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मैग्नीज का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। और ओडिशा की जो प्रमुख खाने हैं, जैसे उनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है संभलपुर, ठीक है, या सुंदरपुर, ठीक है, या रायपुर। ये जो क्षेत्र है ये फेमस है किसके लिए? ओडिशा में मैग्नीज उत्पादन के लिए। रायपुर नहीं, सॉरी, रायगढ़ है ये, थोड़ा ठीक कर लीजिए इसको, रायगढ़। तो यहाँ पर अगर इनमें से किसी का नाम लिखा होता तो सही हो जाता, लेकिन इनके नाम नहीं है। नाम किसके भैया? नाम है कोरापुट के, तो यही इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ो। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर है? सीधे सीधे आंसर करना है इसका। नवग्राम तेल क्षेत्र असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? देखिए इसका जवाब बताइए, मुझे कमेंट करिए। असम में, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। चलिए फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। देखिए, नवग्राम जो तेल क्षेत्र है साथियों, यह आपको मिलेगा गुजरात में। कहाँ पर मिलेगा? गुजरात। गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज़्यादातर लोगों को ये सवाल समझ में ही नहीं आता। और समस्या ये है कि इस तरीके के सवालों को लोग छोड़ भी नहीं पाते। अब सवाल है महावेली गंगा कहाँ पर है? तो अगर आप पेपर में इस तरीके के सवालों को जब करते हो, ये जो सवाल आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि महावेली गंगा कहाँ पर है, पेपर में आप जब इस तरीके के सवालों को करते हो तो यही सवाल आपको लाखों की भीड़ से आगे ले जाते हैं। इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि आदमी जानबूझकर इन्हें गलत करे। अब जैसे महावेली गंगा है, अब इंसान क्या सोचेगा, यार गंगा की बात है, ऑप्शन तो विदेशों के दिए हुए हैं, तो वो 2 और 2 4 करेगा और पूरा प्रयास करेगा यार भारत में ही कहीं होगी, हो सकता है हमने ना सुना हो। लेकिन ध्यान रखना, इसका जवाब भारत नहीं है, इसका जवाब है श्रीलंका। तो ऐसे सवाल जो है आपको लाखों की भीड़ में आगे कर सकते हैं और लाखों की भीड़ में पीछे भी घुसा सकते हैं। तो ऐसे सवालों को करने पर आपको नौकरी मिलेगी। बात समझ रहे हो? हाँ। अब अगर महावेली गंगा की बात की जाए साथियों, तो महावेली गंगा श्रीलंका की नदी है, वो तो समझ में आता है। इसके अलावा महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये भी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका में है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है, आप इसका आंसर करेंगे महावेली गंगा। बात क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ हमारी सीरीज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है, कुछ भी पॉइंट आपको नया मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए इसका।
आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और आपके अगर यार दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं आरओ की, पीसीएस की, बीओ के लिए, और वो चाहते हैं कि ऐसे शानदार उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिले, तो ये चैनल उनके साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।